हेलो स्टूडेंट, सो फर्दर मूव करेंगे अपन सीक्वेंस सीरीज में। आज अपना लेक्चर 6 होगा सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। तो अपन ऑलमोस्ट अब सीक्वेंस सीरीज को आज फाइनल कर लेंगे। एक लास्ट क्लास और आएगा 7th क्लास, जिसमें अपन जो लास्ट के सबसे लास्ट का टॉपिक है मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, जिसमें अपन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को देखेंगे सीक्वेंस सीरीज का, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन 90% ऑफ दी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना। टेलीग्राम पे ही आपको सभी अपडेट्स मिल जाएगा सबसे पहले, और जो भी मैं वीडियो यहाँ पे करता हूँ उसका मैं लिंक भी दे देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा, ओके। और अगर जो स्टूडेंट्स अभी तक इनरोल नहीं हुए ग्रुप में, जाके इनरोल हो जाओ, बिकॉज 199 में हम लोग बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास नोट्स आपको मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, साथ में कोई डाउट्स है वो मिलेगा, और एंड के दिनों में आपको मेंटरशिप भी मिलेगा कि कैसे आपको WBCE का प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखना चाहिए एग्जाम्स में, ठीक है। तो बहुत ही चीप प्राइस है, जस्ट 199, जाके जरूर ज्वाइन हो जाओ, ओके। चलिए तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में अपन AGP भी बोलते हैं, AGP सीरीज, ठीक है। तो सुनना ध्यान से, AGP सीरीज में क्या लिखा है, डेफिनेशन को मैं सबसे पहले दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो लिखा हुआ है सीक्वेंस कंटेनिंग टर्म्स इन GP, ठीक। मतलब सर सबसे पहले GP होगा, तो GP अगर आप बनाने जाओ तो GP कैसा बन सकता है, AR स्क्वायर ऐसे बन सकता है, लेकिन इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड विथ AP। मतलब सर कहने का मतलब, जैसे मैं A को पकड़ता हूं, ठीक है, तो अगला टर्म मुझे A+D लिखना होगा, ठीक है। अगला टर्म मुझे A+2D लिखना होगा, फिर अगला A+3D लिखना होगा। ऐसे ही लिखते लिखते मैं सबसे लास्ट वाले टर्म को क्या बोल सकता हूं कि सबसे लास्ट वाला टर्म A+ में n-1 इंटू D है, ठीक है। लेकिन सर ये जो टर्म्स लिखा आपने, ये टर्म्स तो AP में है, हाँ, लेकिन सामने वाला बोल रहा है कि इसी AP में उसको GP भी चाहिए। तो अगर उसको GP चाहिए तो मैं पहले टर्म को तो चलो A बोलता हूं, लेकिन दूसरे टर्म में R की मल्टीप्लाई करता हूं, सुनना ध्यान से। तीसरे टर्म में मैं R² की मल्टीप्लाई करता हूं, ओके। तब जाके कितने स्टूडेंट्स को पता चल गया, कितने बच्चे हो सर अगली बार आप R³ का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में कहीं आप R की पावर, सोचो सोचो सोचो, अब 4th टर्म पे हो तो 3 कर रहे हो, R³ कर रहे हो, तो यहां पे R की पावर n-1 करोगे, हाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो A+D, A+2D, A+3D, A+n-1 इंटू D, ये एक AP है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में R की मल्टीप्लाई इस सीरीज को GP में भी बना देती है, तो इसीलिए दुनिया वाले इसको बोलते हैं कि ये एक AGP सीरीज है। मतलब इसमें AP भी है, ठीक है, और इसमें GP भी है, ठीक है। अच्छा, अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस D है, और अगर GP है तो कॉमन डिफरेंस R है, ओके। अब किसी ने बोला इसका सम करो, सबसे लास्ट टर्म को तो आपको पता चल गया, A+n-1 इंटू D, Rn-1 है सबसे लास्ट वाला टर्म, लेकिन इसका सम का क्वेश्चन पूछता है। तो अगर इसका सम का क्वेश्चन पूछता है तो इसके सम निकालने का एक ही तरीका होता है कि आप इसको S बोलो। जो भी क्वेश्चन दिया होगा AGP सीरीज का, आप उसको S बोलो। ध्यान से सुनना मेरे स्टेप्स को, ठीक है। क्वेश्चन बनाने का तरीका, इसका कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, ठीक है। ये जस्ट तरीका होगा, वो आपको याद रखना और उसी को इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो मैंने सबसे पहली लाइन में शायद इससे पहले मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा R ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो मेरा जो सबसे बात नंबर 1 है वो ये है कि आप ऑब्जर्व R, आप R को ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन देखते हैं, आपको सबसे पहले R को ऑब्जर्व करना है। चूंकि AGP सीरीज है तो R तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, GP है तो R तो होगा। मैंने उस R को ऑब्जर्व किया, ठीक है। देन आफ्टर क्या करना है, स्टेप 2 में मल्टीप्लाई R विथ S से आप मल्टीप्लाई कर दो R की, ठीक है। लेकिन वाया लिख देता हूं, ओके, एंड वाया नहीं लिखता हूं, एंड यूज मेथड ऑफ डिफरेंस। बस ये 2 स्टार, बस इतना ही काफी है इस AGP सीरीज को सॉल्व करने के लिए, इसके सम निकालने के लिए, ठीक है। कि आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले कि आपने ऑब्जर्व किया R को, ओके। जैसे ही आप R को ऑब्जर्व करोगे उसके बाद उसी R की मल्टीप्लाई आपको S में कर देना है, ठीक। और देन आफ्टर आपको मेथड ऑफ डिफरेंस काम में लेना है। जैसे कि अगर यहां पे आपको दिखाता हूं, अगर आपने R की मल्टीप्लाई की तो इधर वाला पार्टी RS हो जाएगा, सुन लो ध्यान से, ठीक है। ये सबका सम फाइंड कर रहे हैं, सबका सम प्लस, बीच में प्लस है, ओके।
अच्छा, तो सर मेथड ऑफ डिफरेंस तो ये बोलता है कि आप इसमें भी आर की मल्टीप्लाई करो। क्योंकि आपने इधर आर की मल्टीप्लाई की तो आपको इस साइड भी सब में आर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेथड ऑफ डिफरेंस एक इंटरेस्टिंग बात क्या बोलता है, जो मैं आपको ऑलरेडी पिछले क्लासेस में बता भी चुका हूं, कि आर की मल्टीप्लाई तो करो लेकिन एक एक जन को खिसका के लिखो, साइड में बगल में लिखो, ठीक है। जैसे ए की मल्टीप्लाई आप आर में करोगे ए आर बनेगा, लेकिन ए के नीचे नहीं लिखो, इसके नीचे लिखो। अच्छा, सुनना ध्यान से। फिर सर फिर आप बोलोगे कि आर की मल्टीप्लाई दूसरे टर्म में करो, हाँ, लेकिन तीसरे टर्म के बगल नीचे लिखो। हाँ, तो अगर आर की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए प्लस डी आर स्क्वायर। कहानी क्लिक की आपको, ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया कि अब अपन तीसरे टर्म में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन लिखेंगे उसको फोर्थ टर्म के नीचे, तो ए प्लस 2d, सॉरी 3d बोल रहा हूं, 2d इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2d आर क्यूब बन जाएगा ये। मेरे को सबसे लास्ट वाले से मतलब, सबसे लास्ट वाला बोलो। अब बताओ इसके नीचे किसको लिखा जाएगा? इसके जस्ट एक पहले वाले का मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखा जाएगा। इसके जस्ट एक पहले वाला सर ए प्लस में, सुनना, ये n-1d था, तो इसके जस्ट एक पहले वाला n-2d होगा। सोच के देखो, ओके। और r की पावर n-1 नहीं, वो होगा r की पावर हाँ n-1 ही होगा, क्योंकि r की तो मल्टीप्लाई कर दिए, अरे r की मल्टीप्लाई कर दिए तो n-1 ही हो जाएगा ना। अरे देखो, अगर इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं आर स्क्वायर में, तो ये आर स्क्वायर ही हो जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखो आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई की, यहां पे आर क्यूब बन के इसके नीचे लिखा गया। तो इसके जस्ट पिछले वाले में अगर आर की मल्टीप्लाई करोगे तो भी आर की पावर n-1 हो जाएगा, आर की पावर n-1 यहां लिख दिया मैंने, ठीक है, प्लस। लेकिन सबसे लास्ट वाला टर्म तो सर रह जाएगा ना, सबसे लास्ट वाला में आर की मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वो तो किसी के नीचे आएगा ही नहीं। मेथड ऑफ डिफरेंस ध्यान से सुनो। अरे सबसे लास्ट वाला टर्म को मैंने पकड़ा, इसमें आर की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन उसको लिखने के लिए किसके नीचे लिखो? अब तो सीरीज ही नहीं बची ना। तो इस बार आपको a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। और यहां पे बात करो तो r n-1 में अगर r की मल्टीप्लाई करोगे तो शायद r की पावर n हो जाएगा केवल, ठीक है। अब इसको कर लिया जाता है सब्ट्रैक्ट। सुनना, मैं यहीं पे आपको दिखाता हूं सब्ट्रैक्ट के बाद आंसर क्या आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? एस और आर एस का अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो एस कॉमन निकल के आर 1 माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे ऑब्जर्व करना, ए तो केवल रह जाएगा, लेकिन अगर इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरा जहां तक दिमाग काम कर रहा है, सुनना सुनना सुनना, ए आर में मल्टीप्लाई ए आर, और ए आर से ए आर खत्म, फाइनली मेरे पास रहा डी आर। सुनना, यहां पे देखना, यहां पे अगर आप दिमाग लगाओगे तो ए आर स्क्वायर खत्म कर देगा, 2dr स्क्वायर और dr स्क्वायर घट के हो जाएगा dr स्क्वायर। इसके जस्ट पहले वाला dr था, सुनना, मैं वही लिखने वाला हूं, मैं आपको दिमाग में ऑब्जर्व करा रहा हूं और फिर लिखने वाला हूं, ठीक है। ये dr स्क्वायर आप करके देखो, आप दोनों को घटा के देखो, dr स्क्वायर। तब जाके बच्चे ने दिमाग लगाया कि सर ये dr क्यूब होगा, क्योंकि ar क्यूब खत्म, 3dr क्यूब और 2dr क्यूब घट के हो गया सिर्फ dr क्यूब। अच्छा, मतलब सर ये सब एपी वाले जन घट के डी दे रहे हैं, ओके। और ये आर वाली पार्टी अपने आप को, ये जो पावर वाला है आर अपने आप में ये आ जा रहा है, हाँ। तब जाके बच्चों को समझ में आया कि सर इधर घटाते ही आपको पता है एस कॉमन लेते ही, इधर जैसे ही मैंने घटाया एस माइनस में आर एस, तो एस कॉमन आते ही 1 माइनस आर हो गया, ओके, 1 माइनस आर। लेकिन इधर की पार्टी को देखोगे तो ए तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्योंकि ए के नीचे कुछ था नहीं घटाने के लिए, ओके। लेकिन इधर वाली पार्टी अपने आप में कहीं डी प्लस में डी आर स्क्वायर प्लस में डी आर क्यूब, ओके। और सबसे लास्ट वाले को कहीं आप अगर आप देखते, सबसे लास्ट वाले को, इसको, तो ये भी कहीं अपने आप में, सुनना, ये भी कहीं अपने आप में ए आर n-1 ए आर माइनस, ये मैंने ऊपर लिख दिया क्या आर, ये आर भी मैंने ऊपर लिख दिया, सिर्फ आर की पावर n-1 होगा ना, आर को भी मैंने डिग्री बना दिया, ओके। तो ये आपको आर n-1, तो कितने लोगों दिखा ए आर n-1 और ए आर n-1 खत्म, n-1 डी आर n-1 n-2 डी आर n-1 को अगर देखोगे तो कहीं आपके पास डी आर n-1 केवल रह जाएगा, सोच के देखो, ठीक है। तो फाइनल मेरे पास सबसे लास्ट वाला हो जाएगा डी आर n-1, लेकिन लास्ट में एक जन रह जाएगा, कौन जन रह जाएगा? ये वाला पार्टी, ये वाला पार्टी को तो घटाने के लिए कुछ होगा ही नहीं ना, लेकिन ये प्लस में नहीं होगा,
माइनस में होगा, ठीक है। ये ए तो ऊपर था इसीलिए प्लस में आ गया, लेकिन ये वाले पार्टी नीचे है इसीलिए माइनस में, तो यहां सर प्लस नहीं लिखो, यहां माइनस लिखो। ओके, माइनस में, और क्या है आपको ए प्लस एन माइनस वन डी आर एन, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू डी आर की पावर एन। ओके, तो यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ये अपने आप में एक जीपी बन रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो कॉमन डिफरेंस क्या, अगर आप इसमें और इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आ रही है, ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है। डी को अगर आप कॉमन ले लोगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं एक जीपी है सर। ओके, तो इसका सम तो मेरे को निकालने आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां से एस मैं फाइंड कर लूंगा। एजीपी सीरीज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होंगे। फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। ओके, अब क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला काम करना है ऑब्जर्व आर। आप आर को ऑब्जर्व करो, क्योंकि मल्टीप्लाई किसकी करोगे, आर की मल्टीप्लाई करोगे ना, तो सबसे पहले आपको आर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो सर यहां आर की वैल्यू मेरे को जहां तक दिख रही है 1/4। सोच के देखो, यहां 1/4 स्क्वायर, यहां 1/4 की पावर 0, ठीक है। तो सर आर कहीं ना कहीं 1/4 है। अगर आर की वैल्यू 1/4 है तो मेरे को सर इसको एस बोल के अगली लाइन में मेरे को 1/4 इंटू एस पता करना चाहिए। सोचो 1/4 इंटू एस। अच्छा, अब जैसे ही मैंने 1/4 इंटू एस मतलब इसमें मल्टीप्लाई की 1/4 की, तो ये 3/4 हुआ। लेकिन 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 मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा, मैं इस पार्टी के नीचे लिखूंगा 3/4। सोचो, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें मल्टीप्लाई 1/4 का, तो कितने लोगों को समझ में आया, 1/4 स्क्वायर 3 प्लस डी। ओके, मैंने 3 में 1/4 की मल्टीप्लाई की, 3/4 इसके नीचे लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें 1/4 की मल्टीप्लाई हुई, 1/4 स्क्वायर और 3 प्लस डी एज इट इज लिखा गया। ओके, अच्छा यहां बोलो, यहां कहीं 1/4 स्क्वायर में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 क्यूब, 3 प्लस में 2d एज इट इज लिख दिया जाएगा, ठीक है। और ये आपको इन्फिनिटी तक है, जिसकी वैल्यू ए दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं एस पता कर लू, लास्ट में मैं 8 को यहां पे इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर ये है सर तो मेरे को सबसे पहले तो सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि मेथड ऑफ डिफरेंस नहीं बोलता है। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से देखोगे एस के कॉमन निकलते ही 1 माइनस में 1/4 हो जाएगा। ओके, अब इधर इंटरेस्टिंग होता है कि इधर आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, क्या 3 एज इट इज कॉपी। ओके, 3 के कॉपी होते ही 1/4 और 3/4 घटेगा। अगर 1/4 और 3/4 को कोई बच्चा घटाने जाता है तो आप देखोगे माइनस का, ओके, या फिर आप देखोगे यहां से 1/4 की तो 3 से मल्टीप्लाई होगी ना, तो 3/4, तो 3/4 खत्म, फाइनली मेरे पास आया D/4। सोचो, ठीक है। अच्छा, अगला अगर आप देखोगे तो कहीं 1/4 स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर, 3/4 स्क्वायर खत्म, 2D और D घट के हो गया आपको एक मिनट D/4 स्क्वायर, ठीक है, D/4 स्क्वायर। अगला आपको समझ में आ गया होगा कि D/4 क्यूब। ये कहानी चल रही है आपको इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो अगर आप यहां से s और यहां पे आप देखोगे 4 माइनस 1 का ये 3/4 हो चुका है, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां से अगर आप 3 प्लस में d को कॉमन निकाल लेते हो तो अंदर ही अंदर आपको 1/4 प्लस में 1/4 स्क्वायर प्लस में 1/4 क्यों एक जीपी दिखेगी इनफाइनाइट टर्म्स की। इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी निकालना बहुत आसान होता है। अगर आप यहां पे देख रहे हो तो ये हो चुका है 3s/4, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करोगे तो ये हो चुका है 3 प्लस में d, और अंदर ही अंदर अब बोलो इस जीपी सम का फॉर्मूला a/1 माइनस आर, जहां पे a की वैल्यू अब 1/4 मना नहीं करोगे, और 1 माइनस में r की वैल्यू बोलो 1/4, ठीक है। s का वैल्यू क्वेश्चन वाला 8 दे के रख रहा है, ठीक है, कि s अगर जहां भी आए आप उसकी जगह 8 रख देना। मेरे को अब d बता दो, वो d पूछ रहा है आपसे, s नहीं पूछ रहा। ओके, तो s की जगह मैं 8 रख दूं। अगर मैं s की जगह 8 रखता हूं तो 3 इंटू में 8/4, 3 इंटू में 8/4, ओके, इज इक्वल टू, इधर कहीं देखोगे तो इधर है आपको 3 प्लस में d, 3 प्लस में d, और इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो ये वाले पट्टी को तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 1, 3/4, 4 से 4 खत्म, फाइनली मेरे पास 3 आएगा केवल, ठीक है, 1/4, और नीचे आ जाएगा आपको 3/4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, 1/3, ओके, 1/3,
ठीक है, तो फाइनली मेरे पास आ गया 8 4 2 जा 8 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 3 प्लस में d/3। ठीक है, तो 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू d/3, तो d इज इक्वल टू 9। डी की वैल्यू 9 आ गई। इजी क्वेश्चन था, बस मैं आपको एजीपी सीरीज यहां पे सिखाना चाह रहा था कि कैसे आपको एजीपी सीरीज डील करना है, आर ऑब्जर्व करना है आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। कितने लोग यहाँ पे आर की वैल्यू समझ में आ गई? देख के पता चल गया बच्चे को कि आर की वैल्यू सर एक्स है। तो अगर अपन एस इज इक्वल टू बोलते हैं 1 प्लस में 2x प्लस में ये क्या, अगर s की वैल्यू आप बोलते हो, जो क्वेश्चन दिया होता है उसी को s मान लेना होता है। तो s की वैल्यू 1 प्लस में 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 4x क्यूब, ठीक है, इनफाइनाइट तक। ओके, तो अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो x की, तो इधर हो जाएगा x इंटू एस, और इधर x की जब आपको मल्टीप्लाई करना है तो सारे टर्म्स में मल्टीप्लाई करना है, लेकिन एक एक टर्म शिफ्ट कर देना है। तो इसमें x की मल्टीप्लाई करोगे बट लिखोगे सेकंड टर्म के नीचे, दूसरे टर्म में x की मल्टीप्लाई लिखोगे थर्ड टर्म के नीचे, तीसरे टर्म में x की मल्टीप्लाई लिखोगे आप फोर्थ टर्म के नीचे। ठीक है, ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट। अब जब इनफाइनाइट होता है तो लास्ट वाले टर्म पे कोई दिमाग नहीं लगाना होता। ओके ओके ओके, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहां से आपको दिखेगा s 1 माइनस एक्स कॉमन। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 तो एज इट इज लिखा जाएगा, 2x और x सब्ट्रैक्ट करते हैं कहीं आपके पास सिर्फ x आएगा। सोचो 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर, ये स्क्वायर है, कहीं x स्क्वायर आएगा और यहां से आपको x क्यूब आएगा इनफाइनाइट तक। कितने बच्चे को क्लिक कर गया कि सर ये तो बहुत सिंपल है, ये लिखा है s 1 माइनस एक्स। ओके, और यहां से आपको 1 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब को देखोगे तो ये तो जीपी बना रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी। तो यहां पे 1 प्लस में इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम a अपॉन में 1 माइनस आर, तो x अपॉन में 1 माइनस में x। ठीक है, और यहां से s 1 माइनस एक्स, तो s फाइंड आउट कर लेना। ओके, ये फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि आज का क्लास लगभग जो भी चीजें देख रहे हैं ना, a अपॉन में 1 माइनस आर, सब पिछले क्लासेस में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो इसलिए थोड़ा फास्ट रख रहा हूं आज के क्लास को। ठीक है, चलिए एजीपी सीरीज का ऐसा नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन है, मैं आपको मिसलेनियस सीरीज जब पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास, तो उसमें एजीपी सीरीज के अगर 2-3 क्वेश्चन और आते हैं अच्छे तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन देखो मैं आपको एक लाइन में कंप्लीट करता हूं ये बात बोल के कि ये एक्चुअल में कोई सीरीज नहीं होती, ये कोई सीरीज नहीं होती, नहीं, ये एक्चुअल में एपी ही होता है। मतलब सर इट इज पैरेलली सॉल्व, या पैरेलली नहीं लिखता हूं, इट इज सॉल्व वाया एपी फॉर्मूले। एपी के फॉर्मूले से क्वेश्चन इसका सॉल्व हो जाएगा। हाँ, क्यों सर एपी के फॉर्मूले से क्यों इसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि इसके डेफिनेशन को देखना आप बहुत ध्यान से। इसका डेफिनेशन बोलता है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता, सीक्वेंस ऑब्टेन्ड बाय रेसिप्रोकल एफ ऑन एपी इज कॉल्ड एचपी। अच्छा, मतलब सर अगर कोई मेरे सामने एपी की सीरीज दे रखा है, एपी का सीरीज आपको पता है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ओके, और ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। अच्छा, सामने वाला बोल रहा है कि ये एपी में है। ओके, सामने वाला बोल रहा है ये एपी में है। ठीक है, तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, मतलब ए को बोलोगे 1 अपॉन ए हो जाओ, सुनना ध्यान से, और a प्लस डी को बोलोगे आप 1 अपॉन में a प्लस डी हो जाओ, इसको बोलोगे 1 अपॉन में a प्लस 2d हो जाओ। ओके, और सबसे लास्ट वाले पार्टी को बोलोगे 1 अपॉन में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाओ, तो ये HP है। ओके, तो इंटरेस्टिंग बात सुनना, जो मैं बोलूंगा वो सुनना। ठीक है, आपको कोई भी क्वेश्चन HP का देगा, आप उसको सबसे पहले AP में बोलोगे। जैसे सामने वाला को चाहिए थर्ड टर्म ऑफ HP, आप HP नहीं निकालो, आप थर्ड टर्म ऑफ AP निकालो, और जो भी आंसर है उसको पलट दो, HP हो जाएगा। जैसे अगर जनरल टर्म की बात करना हो, यहां पे जनरल टर्म ऑफ HP, तो जनरल टर्म ऑफ HP क्या होगा? सोचो, अगर मैं जनरल टर्म ऑफ HP ऐसे ही आपसे पूछ देता हूं, तो आपको पता है AP का जनरल टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो आप उसको पलट दोगे 1 अपॉन में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, वो आपको जनरल टर्म हो जाएगा HP का। ठीक है, और वो आपको दिख भी रहा होगा। तो HP कुछ नहीं होता, जस्ट आपको GP का अपोजिट होता है। इसीलिए मैंने बोला इसका फॉर्मूला बिल्कुल आपको याद रखना ही नहीं है, कोई भी फॉर्मूला इसका याद नहीं रखना है। फिर सॉल्व कैसे करना है सर? वो पहली लाइन में लिख दी, सॉल्व है एपी फॉर्मूला। अब मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं देखना। ठीक है, HP के क्वेश्चन बोला, अच्छा, फॉर्मूला फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ HP इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, एचपी का फॉर्मूला हम वैसे भी पता भी नहीं करते, सम का जो एपी में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। जैसे सामने वाले को चाहिए सेवेंथ एंड ट्वेल्थ, सामने वाला बोल रहा है सेवेंथ एंड ट्वेल्थ टर्म ऑफ एचपी आर 1/10 एंड 1/49, फाइंड 20th टर्म ऑफ एचपी। सुनना ध्यान से, अगर सामने वाला बोल रहा है कि T7 जो है किसी एचपी का, लिख देता हूं यहां पे, एक मिनट आपसे पूछता हूं, लिख के पूछता हूं तब आपको समझ में आएगा। अगर सामने वाला बोल रहा है एचपी का T7 मतलब सेवेंथ टर्म 1/10 है, ठीक है। अच्छा, एचपी का T12 ट्वेल्थ टर्म आपको 1/49 है। आप मेरे को बता दो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एचपी का 20 टर्म मतलब T20 बता दो। ठीक है, T20 वो क्रिकेट मैच वाला नहीं, 20 टर्म। ठीक है, T20 बता दो। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सर एचपी में दिया हुआ है सारी चीजें, बट एचपी के क्वेश्चन एचपी के फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करना है। ठीक है, फिर कैसे सॉल्व करना है? अगर सर वो बोल रहा है T7 1/2, तो मैं एपी का T7 पता करूंगा। एपी का T7 क्या होगा? एपी का T7 से 10 होगा, सिंपल। अच्छा, लेकिन सर मेरे को पता है एपी का T7 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में 6d, मतलब a प्लस 6d 10 के बराबर है। हाँ, ये पहली इक्वेशन। अच्छा सर, एपी के T12 से बात करूंगा। हाँ, तो अगर आप एपी के T12 को देखोगे तो एपी का T12 कहीं 49 हो रहा होगा। T12 का फॉर्मूला आपको पता है a प्लस में 10 11d होता है, a प्लस 11d 49, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करोगे तो a और d पता चल जाएगा, a पता चल जाएगा और d पता चल जाएगा। ठीक है, अब सुनना बहुत इंटरेस्टिंग बात, a तो रेसिप्रोकल होता है। सुनना ध्यान से, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने दिखा रहा हूं यहीं पे। ओके, यहां पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, ऑब्जर्व करना। जैसे मैं बोलता हूं कि 1 2 3 4 ये एपी में है। ठीक है, अच्छा तो सिर्फ 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। 1/2 1/3 1/4 ये एचपी में होगा। हाँ, ये एचपी में होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनना, अगर आप इसके डी की बात करोगे, इस पार्टी के डी की बात करोगे, तो डी की वैल्यू बोलो 1। अच्छा, ए आज के दिन सेम है क्योंकि 1 का अपोजिट 1 ही होता है, लेकिन ए सेम होगा ऐसा जरूर नहीं, कोई भी टर्म सेम नहीं होगा, जस्ट रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, अच्छा इसका डी निकालते हैं। आओ इसका डी निकालते हैं। अगर इसका डी देखोगे तो 1/2 में से 1 घटाना पड़ेगा आपको। 1/2 में से 1 घटाओगे तो ये 2 और 1 - 2 -1/2 होगा। ठीक है, अच्छा डी निकालने के लिए 1/3 - 1/2, सुनना 1/3 और 1/2 घटाओगे कितना होगा? 3 2 6 और 3 2 6 और 2 3 6, ये हो गया -1/6 थोड़ी, 3 2 6। ओके, नेक्स्ट पेज में आपको ऑब्जर्व कराता हूं। ठीक है, यहां पे आपको दिख नहीं रहा है क्लियरली, यहां पे ऑब्जर्व करा रहा हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व तो कर लो, एक इंटरेस्टिंग बात आपको दिखाता हूं। T20 फिर आप पता कर लोगे। ओके, ये क्या हो जाएगा? a प्लस में 19d, लेकिन सुनो a प्लस में 19d, लेकिन a प्लस में 19d, तो सर a की वैल्यू तो मैं पता कर लूंगा, t की वैल्यू पता कर लूंगा, लेकिन जो a प्लस 19d से फॉर्मूला आएगा उसका अपोजिट करूंगा, वो होगा एचपी का T20, वो होगा 20th टर्म एचपी का। मतलब जो आंसर आएगा उसका अपोजिट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे a प्लस में 19d का वैल्यू आपने पता किया, जस्ट 40 आया, तो 40 आपका तो 20th टर्म ऑफ एपी है। आपको 1/40 पे आंसर पे क्लिक करना होगा, वो होगा एचपी का 20th टर्म। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि सर अपोजिट करते। अब इंटरेस्टिंग बात समझाता हूं, क्यों लिखा हुआ है सम इसका पॉसिबल नहीं है, क्यों ये बात लिखा हुआ है, सुनना। अगर आप देखोगे एपी का तो 1 2 3 4 5, ये मैंने एक एपी एज्यूम किया। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इस एपी का डी बताओ, तो क्या आप डी की वैल्यू 1 बोलोगे? कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 1 बोलोगे। लेकिन अगर इसको मैं पलटता हूं 1/1 का तो 1 ही होगा। ठीक है, और इसको पलटता हूं 1/2 1/3 1/4 1/5, ये बोलोगे कि ये एक एचपी है सर, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात सुनना, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे एपी के टाइम में आप कॉमन डिफरेंस क्या करते हो? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 1, इन दोनों को मैंने किन्हीं दो कंजुगेटिव को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू 1 आएगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कहानी में। अगर आप 1 - 1/2 को घटाते हो, सुनना, तो आंसर इज 2 2 - 1। ओके,
या इसको पलट के घटाना होता है ना, या कैसे भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस और प्लस का फर्क होगा स्टिल। जैसा एपी में घटा रहे हो वैसा ही आप एचपी में घटा के देखो, 1/2 -1 करो, -1/2। ठीक है, अगर आप 1/4 -1/3 को घटाते हो तो इट इज -1 में 12। 1/3 और 1 - 2 को घटा रहे हो, मैंने किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव को घटा रहे हो, ठीक है, तो इट इज -1 में 6। सर यहां पे तो ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो अगर इक्वल नहीं हो रहा है तो इस केस में डी इज नॉट पॉसिबल, कॉमन डिफरेंस इज नॉट पॉसिबल। मतलब सर एचपी का कॉमन डिफरेंस नहीं होगा तो सीक्वेंस का है का? हाँ, तो वो सीक्वेंस है भी नहीं। आप उसको सीक्वेंस बना रहे हो ये बात बोल के कि वो जस्ट एपी का अपोजिट है, बस आपके एक टॉपिक को जस्ट बढ़ाया गया और कुछ नहीं। ठीक है, तो सर कल को तो आप जीपी का भी अपोजिट बोलोगे कुछ नाम रख के? नहीं, जीपी का अपोजिट नहीं होता कुछ भी, और वो पढ़ते भी नहीं है, बस हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ लेते हैं, एपी का जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, तो अगर हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं तो हार्मोनिक मीन भी आता है, और हार्मोनिक मीन के भी सारे फॉर्मूले आपको अर्थमेटिक मीन से निकलते हैं। मतलब सर इसका मतलब ये कि अगर कहानी में बोला होगा कि ये दो के बीच का हार्मोनिक मीन निकालो, तो मेरे को दोनों को पलट देना है और उन दोनों के बीच में मेरे को अर्थमेटिक मीन निकालना है और फिर उसको पलट देना है, बोलना है मतलब सिर पे पलटने वाला खेल ही खेलना है क्या सर? हाँ, हार्मोनिक मीन, क्योंकि डी नहीं है भाई के पास, देखो ना, डी इज नॉट पॉसिबल। अब कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो फिर सम का फॉर्मूला कैसे निकालूंगा मैं? ठीक है, अगर इसके पास कॉमन डिफरेंस ही नहीं है तो इसलिए सम का कोई फॉर्मूला नहीं आता। मतलब सर सम अगर निकालने को, कल को इसका सम निकालने को लिए पड़ गया तो सबसे पहले मैं इसको पलटूंगा, पलट के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाऊंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालूंगा, ज्योमेट्रिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई सम नहीं निकाल पाऊंगा क्योंकि एक सीरीज ही नहीं है। देखो ना कॉमन डिफरेंस है ना कॉमन रेशियो है, तो ये तो जस्ट अल्टरनेट टर्म्स, इसका सीरीज तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सर टर्म्स निकाल सकता हूं। इंटरेस्टिंग बात है कि सम नहीं निकाल सकता, लेकिन टर्म्स बता सकता हूं। जैसे इस केस में मैंने एचपी का 20th टर्म बता दिया, ठीक है, लेकिन सम नहीं निकाल सकता मैं। ओके, अच्छा, चलिए, ये कहानी मेरे को समझ में है कि सम पॉसिबल क्यों नहीं, क्योंकि डी ही पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा, अब क्वेश्चन बोला ए एंड बी आर फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म ऑफ एचपी, फाइंड देयर जनरल टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म ऑफ एचपी अगर ए है तो कितने लोगों को पता चल गया कि सर फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होगा? अपन सिर्फ एपी से डील करेंगे, तो अगर बात करोगे T1 तो वो 1/a हो जाएगा। सुनो, ठीक है, अच्छा, और आपको सेकेंड टर्म की बात किया, T2 की बात किया हुआ है, तो T2 की वैल्यू कहीं सामने वाला आपको 1/b दे रहा है। अब 1/a देना मतलब ये तो एक ही वैल्यू है, मतलब फर्स्ट टर्म की वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिखता हूं तो ए से आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो फर्स्ट टर्म है। ओके, अच्छा, इससे आपको कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर आप कॉमन डिफरेंस की बात करोगे, इट इज a प्लस में d इज इक्वल टू 1/b। अच्छा, चूंकि a आप इसको बोलते हो, कैपिटल ए बोल देता हूं, ज्यादा सही होगा, कैपिटल ए। ठीक है, कैपिटल ए प्लस में d। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट टर्म की वैल्यू आप 1/a बोल रहे हो, 1 में a प्लस में d, ऊपर ही बोला तो आपने 1/a। ठीक है, तो डिफरेंस का, कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होगा दैट इज 1/b माइनस 1/a। अच्छा, इतनी सी बात अगर हुई तो अब आपसे सामने वाला जनरल टर्म पूछ रहा है, लेकिन एचपी का जनरल टर्म पूछ रहा है, मैं एपी का जनरल टर्म निकालूंगा। ठीक है, अगर मैं एपी का जनरल टर्म देखूं तो होता है सर a प्लस में n-1 इंटू डी। अच्छा, ए की बात करोगे तो ए की वैल्यू सर 1/a क्वेश्चन वाला ही दे रहा है, देखो। ठीक है, प्लस में n, अब जितना n आपको एपी में होगा उतना ही तो एचपी में होगा, क्योंकि उसको जस्ट पलट ही तो रहे हो। और डी की वैल्यू देखो 1/b माइनस 1/a। लेकिन रुको 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 रुको, ये जो आंसर लाएगा इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर, यहां से जो आंसर आएगा, ठीक है, उसका रिवर्स करूंगा। ठीक है, उसका रिवर्स करूंगा, और जब उसका रिवर्स करूंगा इट इज नथिंग बट एचपी का जीटी। हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म वही होगा, जो यहां से आंसर आएगा उसको जस्ट रिवर्स करना है। मतलब सर आपने जो पहली लाइन में मेरे को एक बात बोला कि एपी एचपी का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, नहीं, 1/a में a प्लस n-1 इंटू डी भी याद नहीं रखना, नहीं, एचपी के सारे क्वेश्चन एपी के फॉर्मूले से सॉल्व होगा। हाँ, सम उसका नहीं पॉसिबल होगा, नहीं, क्यों? क्योंकि डी पॉसिबल नहीं है, डी है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अच्छा, ओके, चलिए एक अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। pth टर्म ऑफ एचपी इज क्यू।
ठीक है, तो अभी अभी मैंने बोला अगर pth टर्म ऑफ क्यू बोल रहे हो तो 1/क्यूब से बात करो ना, आपको क्यू से बात ही नहीं करना। वो HP का बोल रहा है क्यू, आप AP का 1/क्यू बोल दो। अच्छा, एंड क्यूएथ टर्म ऑफ एन HP, मतलब TQ की बात करोगे क्यूएथ टर्म, तो वो P है, मतलब 1/P है। आपको बताना है P प्लस क्यू टर्म, TP प्लस क्यू HP का बताना है, HP का। ठीक है, तो AP का जो आएगा मैं उसको पलट दूंगा। तो अगर TP की बात करोगे तो कितने लोग मेरे को यहां पे बता देंगे कि सर A प्लस में फर्स्ट टर्म प्लस में n-1, या n की वैल्यू P है, P माइनस में 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/Q। ठीक है, अच्छा यहां पे बात करो तो A तो दोनों का सेम होगा, A प्लस में n-1, n की वैल्यू बोलो Q माइनस में 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/P। अब अगर मेरे को A और D निकालना है तो जैसे पिछला क्वेश्चन में अपन ने A और D निकालने के लिए क्या किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जस्ट दो इक्वेशन A और D में, और A और D निकालना है तो फिर आप सब्ट्रैक्ट ही करोगे ना दोनों इक्वेशन को। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से, ये क्वेश्चन में कर देता हूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सब्ट्रैक्ट करके इधर बोलो, इधर सब्ट्रैक्ट करो, बोलो इधर क्या A से A डिलीट, ओके, D कहीं कॉमन आ जाएगा, P माइनस 1 माइनस में Q प्लस 1 अंदर ही अंदर हो जाएगा, और इधर बात करोगे तो 1/Q माइनस 1/P हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से D की वैल्यू सोचो, अगर आप D की वैल्यू यहां से सोच पा रहे हो तो 1 से 1 खत्म हो गया। ठीक है, ओके, अच्छा 1 से 1 खत्म होते ही अंदर अगर आप देखोगे तो P माइनस क्यू रह गया। ओके, अच्छा इधर की बात करोगे तो PQ एलसीएम, और PQ एलसीएम होते ही कहीं आपको Q से Q ऊपर आपको P माइनस क्यू दिखेगा, देख लो। ठीक है, अरे Q से Q कैंसिल, P और P से P खत्म, Q P माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा तो सर कहीं D की वैल्यू P माइनस क्यू खत्म 1/PQ आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, D की वैल्यू 1/PQ। ओके, अच्छा अब सर क्या करूं, D तो आ गया, A निकालने के लिए क्या करूं, किसी में रख दो, किसी इसमें D रख दो। जैसे इस इक्वेशन में अगर आप D रखने जाओ तो ये हो जाएगा A प्लस में P माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। अब Q से Q डिलीट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि ये सम में है। तो A की वैल्यू अगर आप यहां से देखोगे तो 1/Q माइनस में P माइनस 1/PQ, यही होगा ना। अरे इसकी बात करो, पूरे वाले पार्टी को उधर भेज दिया तो P माइनस 1/PQ। ठीक है, अच्छा इसको घटाते इसको इधर घटाते हैं। ठीक है, नीचे नीचे का एलसीएम आपको PQ दिख रहा होगा। ठीक है, Q से Q खत्म होती है P माइनस में, और यहां से आपको P प्लस में 1, अरे ये भी 1/PQ, इंटरेस्टिंग। A की वैल्यू और D की वैल्यू 1/PQ। तो अगर आपको P प्लस क्यू टर्म निकालना, सुनो तो A प्लस में n की वैल्यू बोलो P प्लस क्यू। ठीक है, -1 टर्म नहीं पलटना, यानी कि P प्लस क्यू को 1/P प्लस क्यू कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स बता रहा है, 20th टर्म, 30th टर्म। ठीक है, तो P प्लस क्यू को 1/P प्लस क्यू नहीं कर देना, A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब जल्दी से मेरे को A की वैल्यू बताओ सर, वो तो 1/PQ आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये P प्लस क्यू माइनस 1 को एज इट इज लिख दूं, हाँ, D की वैल्यू बोलो 1/PQ। अब फिर से बोलता हूं, ये सॉल्व करना आपका काम है, लेकिन यहां से जो आंसर आएगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, वो रिवर्स होगा। ये AP का T प्लस PQ आप पता कर रहे हो, ये AP का होगा। ओके, जैसे इस केस में चलो सॉल्व करके दिखाई देता हूं, 1/PQ, ओके, प्लस में P प्लस क्यू माइनस 1/PQ, P प्लस में Q माइनस 1/PQ। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो PQ और PQ का एलसीएम तो PQ हो जाएगा 1 प्लस में P प्लस में Q माइनस 1। ठीक है, खत्म हो गया, तो आंसर इस P प्लस में Q/PQ। नहीं 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 सर, ये AP का है, AP का। तो अगर मेरे को HP का करना होगा तो AP से HP करने के लिए कुछ नहीं करते, इसको रिवर्स करते, मतलब PQ/P प्लस Q इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखना। 5 नंबर ABCDE आर सच दैट ABC आर इन AP। अच्छा 5 नंबर आपके पास दिया हुआ है, जिनमें से फर्स्ट 3 ABC बोल रहा है AP में है। अब सुनना, इससे मैं ये बताऊंगा, इससे ये सीखने को आपको मिलेगा कि कभी भी 3 नंबर्स AP में हो तो उसका क्या मतलब है। जैसे सामने वाला बोल रहा है ABC जो है वो AP में है, ठीक है। अच्छा, बात नंबर 2 भी वो बोलेगा, देखना। बात नंबर 2 बोल रहा है BCD आर इन GP। ओके, BCD आर इन GP। अच्छा ठीक है सर। बात नंबर 3 भी बोलेगा, हाँ बोलेगा ही बोलेगा, CDE HP में है। ओके, क्योंकि CDE को क्यों छोड़ेगा, उसके बारे में भी तो कुछ ना कुछ कमेंट करेगा। अच्छा, और सामने वाला आपको A की वैल्यू 2 और E की वैल्यू 18 दे रखा है,
आपसे पूछ रहा है, आप बी की वैल्यू बता दो मेरे को, सी की वैल्यू बता दो और डी की वैल्यू बता दो। ठीक है, अच्छा अगर ऐसा है तो सर सबसे पहले मैं जो जो बातें बोल रहा है उसको खोलता हूं। अगर 3 नंबर्स दुनिया में कभी भी एपी में हो तो अपन को पता है कि ये हो जाएगा बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है हमेशा याद रखना बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। 2 नंबर्स एपी का मतलब यही होता है, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम। और जीपी के टाइम में तो आपको याद ही होगा, बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट। 3 नंबर एपी में मेरे साथ बोलो, बीच वाले का डबल, स्क्वायर नहीं, बीच वाले का डबल साइड वाले का सम। ठीक है, 3 नंबर जीपी में बीच वाले का स्क्वायर साइड वाले का प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा लेकिन सर 3 नंबर एचपी में एचपी से बात नहीं करता, मैं 1/c 1/d और 1/e से बात करता हूं सर। अच्छा, तो बीच वाले का डबल, सुनना सुनना सुनना, ये तो एपी में है ना, ऊपर वाला एचपी में था लेकिन ये वाला तो एपी में है ना। बीच वाले का डबल मतलब सर 2/d, हाँ, अरे 1/d का डबल करोगे तो 2/d होगा ना। और साइड वाले का सम मतलब 1/c और 1/e। अच्छा सर 1 मिनट, एक वेरिएबल बताने के लिए मेरे को इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिखाना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का खेल चलेगा, इसमें केवल सब्स्टिट्यूशन का खेल करना मेरे को। फाइनली इसमें केवल एक में इक्वेशन बनाना, मतलब किसी एक वेरिएबल में इक्वेशन बनाना होगा, बाकी 2 को सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो अगर यहां से दिमाग लगाऊं तो सी की जगह बोलो क्या हो जाएगा, 2b-a, सोच के देखो, 2b-a का होल स्क्वायर, और सी की वैल्यू यहां से 2b-a रख सकता हूं, इज इक्वल टू बी डी। ओके ओके ओके, अच्छा ए और ई की वैल्यू ध्यान में रखना, दिया हुआ है। ठीक है, ए की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो अगर ए की वैल्यू 2 रखता हूं तो 2b-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आपको 4b² प्लस में 4 माइनस का 2 जो 4ab। ओके, इज इक्वल टू बी डी, ये हो जाएगा मेरा। ओके, या फिर ए की वैल्यू तो दे ही रखा है ना, ए की वैल्यू कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे ए ही रख दिया था, या फिर मैं इसको एक डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, क्या सुनना, इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। 2 तो कॉमन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 के कॉमन आते ही हो जाएगा b-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि इधर भी b है, इधर वाले b को इधर भेज दो, इज इक्वल टू डी। अच्छा ओके, कहानी समझ में आ रही है। अब इसको पकड़ता हूं, इसको पकड़ता हूं और लिखता हूं 2/d इज इक्वल टू 1/c प्लस में 1/e, और e की वैल्यू 18 दिया हुआ है, 1/18। ओके, अच्छा तो यहां दिमाग लगाओगे 2/d, डी की वैल्यू अभी अभी निकाल के आ रहे हैं, डी की वैल्यू है आपको 4b-1 का होल स्क्वायर अपॉन में बी। तो 1/d की बात करोगे तो ये हो जाएगा b। ओके, b और 4b-1 का होल स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, इसको पलटना है ना, तो 4b-1 का होल स्क्वायर नीचे होगा, 4b-1 का होल स्क्वायर नीचे, और इनटू में नीचे कौन था b, वो ऊपर चला गया क्योंकि 1/d को प्लेस कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1/c को देखो, 1/c को अगर देखोगे तो c की वैल्यू कितनी आई थी 2b-a। ठीक है, और a की वैल्यू 2 दिया हुआ है, मतलब 2b-1/2b-2 यही होगा, प्लस में 1/18। अब इसको सॉल्व करके आपको b की वैल्यू पता कर लेनी है। ठीक है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व हो जाएगा, बी की वैल्यू पता कर लेना, वो आपका काम है, पता करके कमेंट सेक्शन में भी आंसर कर देना। सिर्फ बी में मैंने ला दिया वेरिएबल, तो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था, ये क्वेश्चन में बस यही समझाया गया कि 3 नंबर एपी में हो तो क्या मतलब है, 3 नंबर जीपी में तो क्या मतलब है, 3 नंबर एचपी में तो क्या मतलब है। ठीक है, अब यहां मेरे को 3 वेरिएबल नहीं 2 ही वेरिएबल था, क्योंकि ई की वैल्यू तो दे रखा था। ठीक है, तो यहां पे मेरे को ये वेरिएबल था और ये वेरिएबल था, एक में लाना था। तो सी की वैल्यू सबसे पहले मैंने आपको 2b-a, ए की वैल्यू भी दे रखे था, बी में पता किया, फिर डी की वैल्यू केवल बी में पता किया। ठीक है, फिर डी को रिप्लेस कर दिया बी के टर्म्स में, सी ऑलरेडी बी के टर्म्स में रिप्लेस होकर बैठा हुआ है, दोनों को बी के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बी के आते ही क्या आप सी की वैल्यू पता कर लोगे, किस इसमें रख देना बी को, सी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू तो आपको पता है, सी की वैल्यू आ गई, फिर बी को इसमें रख दोगे, डी की वैल्यू आ जाएगी, तो बी के आते सब आ जाएगा। आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना तीनों का। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोनिक मीन के ऊपर। मैंने आपको बोला हार्मोनिक मीन भी आपको, हार्मोनिक मीन, ठीक है, तो हार्मोनिक बेसिकली आपको अर्थमेटिक के फॉर्मूले से सॉल्व होगा, बट कुछ कुछ ध्यान रखना है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जस्ट अपोजिट होगा हार्मोनिक।
लिखा भी हुआ है सब चीज कि ऑल द टर्म्स व्हिच लाइट मीन फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ हार्मोनिक। अच्छा, हार्मोनिक वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। हार्मोनिक मीन नंबर्स क्या होगा, अर्थमेटिक मीन रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक। जैसे किसी ने बोला फाइंडिंग वन हार्मोनिक मीन, मेरे पास दो दो नंबर, अब हार्मोनिक मीन को एच बोला जाता है, ज्योमेट्रिक मीन को बोला जाता है, और अर्थमेटिक को ए बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। तो अगर सर आप इसकी बात करोगे, दो नंबर्स के बीच में एक हार्मोनिक एचपी में, ये तीनों एचपी में, तो अगर मेरे को जी 1/A 1/H और 1/B, हाँ ये ए में होगा। ठीक है, अच्छा। अब कितने लोगों को पता है तीन नंबर से एपी में, तो सर डायरेक्ट मेरे को बताओ 2/H लिखो, बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का सम 1/1। वैल्यू देखोगे आप तो एच की वैल्यू कहीं हो जाएगी आपको AB अपॉन में ए। ठीक है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, AB अपॉन में A प्लस। नहीं भी रखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर रख लिए तो अच्छी बात, नहीं भी रखोगे तो कोई मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट यूज करोगे तो आप, ठीक है, H इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस B। ठीक है, चलिए एन हार्मोनिक मीन की बात कर रहा है। ओके ओके, तो एन हार्मोनिक मीन की बात कर रहा है बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर एन हार्मोनिक मीन की बात करें मतलब ए और बी, इनके बीच में एन हार्मोनिक मीन बिठाने हैं। ओके, तो H1 H2 H3 से लेकर Hn तक बिठाना है मेरे को सर। ठीक है, तो मैंने बोला ये HP में है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया? इसका जस्ट उल्टा करोगे सर आप अगली लाइन में, हाँ मतलब 1/A 1/H1 1/H2 1/H3 से लेकर 1/Hn, अपने आप में कहीं 1/B भी। ओके, 1/B कहीं AP में होगा, हाँ। और इस टाइम सर आपने मेरे को सिखाया था कि मेरे को जस्ट D पकड़ना है, कॉमन डिफरेंस पकड़ना है, मैं सभी H को बता दूंगा। तो D की वैल्यू कहीं आपको सिखाया था लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन में n+1, याद होगा तो अर्थमेटिक मीन के टाइम में। तो लास्ट टर्म को पकड़ो मैंने 1/B माइनस में 1/A। ठीक है, और n+1 की बात करोगे वो तो n+1 ही होगा। तो ये हो गया D निकालने का तरीका। अब मैं जस्ट D निकालूंगा। अब उसके बाद मेरे से पूछा थर्ड हार्मोनिक मीन बताओ। थर्ड हार्मोनिक मीन सुनना इस कहानी में, थर्ड हार्मोनिक मीन बताओ मेरे को। तो कितने लोग मेरे को सोच के बता देंगे जल्दी से जल्दी से? सर थर्ड हार्मोनिक मीन मतलब H3 की बात कर रहा है वो, हाँ। और H3 अपने आप में देखो, ये रहा H3, ये कहीं T1 T2 T3 T4 बन चुका है, बट T4 बना है किसका? HP का। लेकिन 1/H3 की बात करोगे वो मेरा कहीं AP का T4 होगा। ठीक है, तो मैं अगर H3 पता करूं, T4 मतलब A प्लस में 3D। ओके, तो A प्लस में 3 इंटू में D की वैल्यू कहां से लाऊं? D की वैल्यू यहां से लाऊंगा, यहां से रख दूंगा D की वैल्यू, मेरा H3 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा उसको पलटने की जरूरत पड़ेगी नहीं, अपन डायरेक्ट H3 निकाल रहे तो वही मेरा H3 होगा। अरे डायरेक्ट H3 निकाल रहा हूं ना, कहानी समझ में आ रही है? क्योंकि D की वैल्यू जो यूज कर रहा हूं 1/B माइनस 1/A यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये नहीं सुनना, ये इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप यहां से थर्ड हार्मोनिक मीन लाओगे, आप थर्ड हार्मोनिक मीन डायरेक्ट बता ही नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकता सर डायरेक्ट? क्योंकि डी ही नहीं होता उसमें। ये डी किसका है? ये एपी का डी है। दिखने में आज के दिन इसलिए इसका ऐसा है क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही 1/A और 1/B है। तो सर ये डी एपी का डी है, हाँ। तो H3 नहीं आएगा? नहीं, अरे एपी का डी है तो अगर आपने डी की वैल्यू रखा तो ये A3 आएगा। अच्छा, तो सर ये H3 नहीं है? नहीं। अगर सामने वाले ने मेरे से थर्ड हार्मोनिक मीन पूछा तो मैं थर्ड अर्थमेटिक मीन निकालूंगा, हाँ। और जो मेरा आंसर आएगा इसको रिवर्स करूंगा, वो जाके H3 होगा। कहानी पकड़ में आई? जैसे अगर आपको क्वेश्चन में दिखाता हूं आगे तो सम ऑफ अच्छा रेसिप्रोकल क्यों बोला सुनना, क्योंकि अगर आप सम ऑफ हार्मोनिक मीन बोलोगे, सम ऑफ हार्मोनिक मीन, तो सम ऑफ हार्मोनिक मीन आप हार्मोनिक प्रोग्रेशन के सम की बात करो, क्योंकि HM जो होता है वो HP में ही होता है ना, तो सम ऑफ HM तो पॉसिबल ही नहीं है, इज नॉट पॉसिबल। तो अपन को इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और जैसे ही अपन ने रेसिप्रोकल किया वो HM वो हार्मोनिक कहां रहा? वो तो अर्थमेटिक बन गया ना। तो इट इज पैरेलली इक्वल टू सम ऑफ
अर्थमेटिक मीन, एन अर्थमेटिक मीन, और उसका फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। सम ऑफ एन, तो इट इज पैरेलली इक्वल टू सम ऑफ एन हार्मोनिक मीन, ठीक है, सॉरी अर्थमेटिक मीन। तो ये कोई टॉपिक है नहीं, ये नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। किसी ने बोला 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो 2/3 और 2/1/3 का, सुनना। तो अगर उसने बोला 2/3 और 2/13 के बीच 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो H3 H4, मैंने इंसर्ट कर दिया, बोला HP में है। मेरे को AP चाहिए ही चाहिए, तभी तो D निकाल पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया HP का D होता ही नहीं है, इसीलिए अपन AP से सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको पलटोगे 3/2 होगा, ये 13/2 होगा, लेकिन रुको 13/2 छोटा और 3/2 पता कर लेते हैं ना, 13/2 और 3/2, क्योंकि पलटोगे तो यही होगा, ये 13/2 और ये 3/2। अगर इसमें देखोगे 2 और 13 और 3, तो 13 बड़ा तो ये बड़ा, तो अगर ये बड़ा है तो ये पहले लिखा जाएगा, मतलब 13/2 को आप यहां पे लिखोगे, हाँ अच्छा ठीक है, और 2/3 को आप यहां लिखोगे, हाँ तभी तो आप बड़ा माइनस छोटा घटाओगे, तभी तो आप कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कहीं पॉजिटिव में ला पाओगे। 3/2 इसको पलटूंगा तो 3/2 हो जाएगा ना, एक मिनट, 3/2 ठीक है, अच्छा ओके, अच्छा H1 अपने आप में पलटेगा, A1 बन जाएगा, ये A2 बन जाएगा, अब की बारी A1 A2 A3 लिखना, ये A4, ठीक है। अच्छा अब कितने लोग जल्दी से सोच के बता देंगे सर कॉमन डिफरेंस सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा, D की वैल्यू बोलो, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मतलब 3/2 माइनस में 13/2, ओके, अपॉन में n+1, तो n कितना है, कितने अर्थमेटिक मीन आप बिठा रहे हो, 4, तो 4 प्लस में 1, ओके ओके। अच्छा ये बड़ा है तो बाद ही में लिखा जाएगा ना, तभी तो पॉजिटिव का चाहिए मेरे को D, तो बिटवीन 2/3, तो 2/3 को पलटूंगा, इधर 3/2 होगा, ठीक है। इसको बड़ा रखो ना, क्योंकि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना होता है, 13/2 और ये हो गया आपको 3/2, ओके। तो कोई चेंज नहीं आएगा इसमें, इसमें फिर दिमाग नहीं लगाना कुछ भी कि इसको उधर रखो इसको इधर, ठीक है, पॉजिटिव लाना था। तो लास्ट टर्म दैट इज 13/2 और फर्स्ट टर्म दैट इज 3/2। तो अगर इसको देखोगे तो कहीं आपको ये 10/2 मतलब 5 तो नहीं दिख रहा है, और 5/5 मतलब 1, D की वैल्यू तो 1 आ गई। अब मेरे को A1 जल्दी से फाइंड आउट करना चाहिए, A1 बोलोगे अपने आप में कहीं T2 हो चुका है, T2 मतलब A प्लस D हो चुका है, ठीक है। अब A की वैल्यू बोलो, A की वैल्यू सर 3/2 और D की वैल्यू कहीं 1, सोचो, ठीक है। तो कहीं सर ये 5/2 होगा, लेकिन ये A1 है। अब अगर आप H1 को देखोगे तो H1 अपने आप में सर 2/5 हो जाएगा, ऐसे ही करके क्या आप A2 A3 A4 निकाल लोगे, उसको पलटोगे तो वो H2 H3 H4 होगा, ठीक है। देख लो मैंने A1 निकाला, फिर उसको, क्योंकि बात अर्थमेटिक मीन से ही करना है, HP के टाइम में उसका D कुछ नहीं होता, तो अपन हार्मोनिक मीन में डायरेक्ट जंप नहीं कर सकते, ओके। अच्छा क्वेश्चन में बोला है कि सर ये और ये AP में है, सॉरी GP में है, देन ABC किस में होंगे। अच्छा 3 नंबर GP में बच्चे के कान खड़े हो जाते हैं, वो बीच वाले का स्क्वायर करते हैं जल्दी से और साइड वाले का प्रोडक्ट करता है, ठीक है, A-B/2 और C, ये करना ही करना है। अगर 3 नंबर GP में तो यही काम करना है, आपको हर बार करना है, ओके। अच्छा तो अगर ऐसा करना है सर, तो ये तो B²/4 मेरे को दिख रहा है, ठीक है। अच्छा इन दोनों के अगर मल्टीप्लाई करूं तो A और C की मल्टीप्लाई सर AC होगा, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो सर AB/2 मेरे को दिख रहा है, यहां से करूं तो BC/2 दिख रहा है, और प्लस में B²/4 दिख रहा है, ठीक है। अच्छा B² वाले पार्टी को डिलीट कर दूं क्या, तो दिख ही रहा है डिलीट होता हुआ, तो अगर B² वाले पार्टी को डिलीट करोगे, ये पार्टी और ये पार्टी खत्म, ठीक है। अच्छा अगली लाइन में अगर आप देखोगे तो अगली लाइन में कहीं रह गया आपको AC इज इक्वल टू AB/2 प्लस में BC/2, सोचो, ठीक है। अच्छा तो कहीं आप यहां से दिमाग लगाओगे तो 2AC इज इक्वल टू AB प्लस में BC, ओके। मैं अगर सब में ABC की डिवाइड मार दूं, तीनों में ABC का डिवाइड मार दूं, तो यहां से क्या हो जाएगा, सोचो 2/B इज इक्वल टू, यहां से ABC की डिवाइड लगते ही हो जाएगा 1/C, क्योंकि इस पास C नहीं है बेचारे के पास, और इसके पास A नहीं है। तो अगर 2/B इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू 1/A, मैंने बीच वाले का डबल इज इक्वल टू साइड वाले का प्रोडक्ट, तो अपन दुनिया को बोल सकते हैं कि 1/B, सर बीच वाले का डबल, तो बीच में B को बीच में रखना पड़ेगा ना,
1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में बी, 1 अपॉन में सी सर एपी में है। एपी बोला मैंने, अरे बीच वाले का डबल और साइड वाले का सम एपी का होता है, एचपी से बात ही नहीं कर रहा मैं बिल्कुल। तो 1 अपॉन बी बीच में और 1 अपॉन ए, क्योंकि बीच वाले का डबल होता है ना, तो 1 अपॉन बी को बीच में फिट किया, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी एपी में, तो सर ए बी सी एचपी में। अच्छा, सो करेक्ट आंसर इज एचपी, क्योंकि सामने वाला आपसे एबीसी पूछ रहा है, थोड़ी ना 1 अपॉन ए और 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी पूछ रहा है। ओके चले, इंटरेस्टिंग बात आपको सिखाता हूं, रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इसका अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हैं जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा छोटा है। ओके, तो आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास, ये 7 लेक्चर एक बहाना है एक्चुअली। मैं आज का क्लास थोड़ा छोटा रख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मेरे को केवल क्वेश्चन कराना है, तो एक फ्रेश अप स्टार्ट लेंगे। आज अपन ने पूरा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, मिसलेनियस सीरीज कोई थ्योरी नहीं है, क्वेश्चन ही है केवल, और उसी से सीखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिनिमम 20-25 क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्वेश्चन ही कराऊंगा। इसमें आपको रिलेशन बिटवीन एएम जीएम एचएम के क्वेश्चन होंगे, मिसलेनियस सीरीज के क्वेश्चन होंगे, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपको एजीपी सीरीज का भी दिखा दूं, ठीक है। तो 20-25 क्वेश्चन एंड के लेक्चर में करेंगे, सीक्वेंस सीरीज फाइनल हो गया आपका, ठीक है। तो काफी लंबे दिन तक चला, क्योंकि लेंदी चैप्टर है। सीक्वेंस सीरीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में बहुत लेंदी है, ठीक है। चले, एएम जीएम और एचएम की बात कर रहा है, रिलेशन। तो देखो, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैं आपके सामने लिखता हूं, दो लोगों के बीच का ही लिख रहा हूं। तो अर्थमेटिक मीन का कहीं फॉर्मूला आपको पता होगा, तो सर 2 बीच वाले का डबल होता है, 2b इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ए और बी के बीच का जो अर्थमेटिक मीन है वो कैपिटल ए है, ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन जो ए और बी के बीच का है वो कैपिटल जी है, ठीक है। ए और बी का जो हार्मोनिक मीन है वो एच है, कैपिटल एच है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ताकि मैं रिलेशन फाइंड आउट कर सकूं। तो बीच के जो साइड के 2 नंबर से उनको तो सेम होना पड़ेगा ना, बीच के ए जी एच बदलेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना यहीं पे एक काम की बात, जो मैंने आपको शायद रूट्स वाले में सिखा रखा था, ठीक है। मैंने आपको रूट्स वाले में सिखा रखा था कि कभी भी आपको अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन कोई देके चला जाए और नंबर्स पूछे, ठीक है, तो वो 2 नंबर्स कौन कौन से होंगे। तो अल्फा की वैल्यू बताओ सोच के, ए प्लस में अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, भूले तो नहीं इसको। अरे रूट्स का कंपैरिजन कराया था पिछले क्लास में अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से, और बीटा इज इक्वल टू क्या आया था, ए माइनस में अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो अगर इसको भूले नहीं होगे, याद होगा, तो आप ये सोच पाओगे कि ये वही 2 नंबर्स हैं ए और बी, जिनके बीच का अर्थमेटिक मीन ये है, ज्योमेट्रिक मीन ये है, और चूंकि अर्थमेटिक मीन का उल्टा ही होता है हार्मोनिक मीन, तो हार्मोनिक मीन भी यही है। अच्छा सर, मैंने ये मेरे 2 लोग हैं जिनका अर्थमेटिक मीन ए है, हाँ, जिनका ज्योमेट्रिक मीन, एक मिनट, जिनका ज्योमेट्रिक मीन जी है, हाँ, और हार्मोनिक मीन एच है। तो 2 नंबर्स में फाइंड आउट कर सकते हो, और सामने वाला मेरे को उन दोनों के बीच का अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन दे देगा। तो ओके, अच्छा, अब कहानी में दिमाग लगाते हैं। अगर अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आप देखोगे, ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू अगर आप देखोगे, 2b नहीं लिख रहा, ठीक है, कैपिटल ए की वैल्यू आप देखोगे तो ए प्लस में बी अपॉन में 2 होता है, सोच जाओ, ठीक है। कैपिटल ए की वैल्यू ए प्लस में 2b। ज्योमेट्रिक मीन के टाइम में बात करोगे, मतलब सर जी की बात करोगे, तो जी की वैल्यू अंडर द रूट में ए बी होता है। ये भी आपको पता होगा, क्योंकि जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो जी इज इक्वल टू ए बी। अच्छा, हार्मोनिक मीन के टाइम में मैंने बोला था आपको याद रखना है, एच का फॉर्मूला 2ab अपॉन में a प्लस बी। अच्छा, अब किसी बच्चे ने मेरे को बोला सर आप 1 मिनट के लिए काम करो, आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की मल्टीप्लीकेशन कर दो। मैंने बोला क्यों मल्टीप्लाई क्यों करो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, क्योंकि बच्चे ने एक बात ऑब्जर्व किया, अगर आप अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को देखोगे, ठीक है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, सॉरी अर्थमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, क्योंकि सर दोनों अपोजिट ही होते हैं ना एक दूसरे के। तो अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को आप मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग बात आएगा, सुनना कि ये अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के टाइम में ही अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अर्थमेटिक मीन आपको पता था सर ए प्लस में बी अपॉन में 2 आया था, और हार्मोनिक मीन आपको पता है सर वो 2ab अपॉन में a प्लस बी आया हुआ है। अच्छा, तब तक बच्चे ने देखा सर ये a प्लस बी खत्म, और ये 2 से 2 खत्म, ये तो ab है, और ab की वैल्यू बच्चा दिमाग लगा रहा है कि ab कहीं देखा देखा लग रहा है मेरे को,
सर ए बी रूट का ए बी है, रूट को उधर भेज दो तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। हाँ मतलब सर मतलब ये जो ए बी लिखा हुआ है ये जी स्क्वायर है। हाँ तो सर अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर। हाँ यही रिलेशन आप मेरे को सिखाना चाह रहे थे। हाँ लेकिन ऊपर तो सर कुछ और लिखे थे आप, ए एम ग्रेटर देन जी एम, ये सब बातें बोल रहे थे। हाँ वो दूसरा रिलेशन है, वो बात नंबर 2 है। बात नंबर 2 ये होता है कि अगर आप देखोगे अर्थमेटिक मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को, तो आप ऑब्जॉर्व करोगे कि अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन देन आफ्टर होता है। तो ये वाला रिलेशन भी याद रखना है क्या? हाँ अब ये आया कैसे, इस पे आपको उतना फोकस नहीं करना है, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूं, थोड़ा बहुत इसके पीछे का स्टोरी बता देता हूं, बट ये आपको याद ध्यान में रखना है, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा सबसे पहला काम का, तो काम की बात यह है कि इसका यूज जो होता है ना, ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर, यूज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। क्यों सर पॉजिटिव नंबर के लिए क्यों यूज करना? क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन निकलता है पॉजिटिव नंबर्स का। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला देखोगे तो रूट ए बी होगा। अगर कल को ए और बी पॉजिटिव नहीं हुए, ए भी जहां पे पॉजिटिव होना चाहिए और बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हुआ तो फिर तो खतरे में आ जाएगा ना, रूट के अंदर तो चीजें चलेंगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए यूज ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अर्थमेटिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 27 एंड 12, फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। किसी ने अर्थमेटिक मीन दे दिया है 27, ओके, और हार्मोनिक मीन दे दिया है 12। आपसे ज्योमेट्रिक मीन पूछा है, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर लगाऊंगा, एच इज इक्वल टू जी स्क्वायर लगाऊंगा। ए की वैल्यू 27 इंटू एच की वैल्यू 12 अंडर तो रूट में कर दूंगा जी। तो कभी कभी एक मार्क्स में किस्मत सही रहा तो ऐसे इजी क्वेश्चन भी आपके डब्ल्यूबीसी के एग्जाम में पूछ सकता है। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स एक्सीड्स देन ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। मतलब सर अर्थमेटिक मीन माइनस में ज्योमेट्रिक मीन 2 बोलना चाह रहा है। इसका मतलब मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूं कि एक्सीड्स का मतलब क्या होता है कि ये 2 ज्यादा है, मतलब इसमें से और इसको घटाओगे तो कहीं ना कहीं 2 आएगा। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है? अच्छा, ये पहला इक्वेशन ए और जी को लेके। ओके, फिर बोला एंड ज्योमेट्रिक मीन एक्सीड देयर हार्मोनिक मीन बाय 8/5। मतलब ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को घटाने में 8/5 आ रहा है। ओके, आपको वो 2 नंबर्स बताना है। तो आपको पता है सर वो 2 नंबर्स निकालने के लिए, अल्फा निकालने के लिए ए प्लस में अंडर द रूट में ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर प्लस माइनस करके आप बोल सकते हो कि अल्फा बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो मेरे को सर पूरा फोकस करके ए और जी निकालना पड़ेगा। हाँ, ए और जी निकालना पड़ेगा, लेकिन सर क्वेश्चन में तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल के नाम पे तो 3 लोग हैं, 3 वेरिएबल नहीं है। आप इसको देखोगे तो ये 1/am ही लिखा हुआ है। ओके, तो कहीं ना कहीं ए की वैल्यू में निकाल सकता हूं, ए की वैल्यू में निकाल सकता हूं, फिर मैं जी की वैल्यू निकाल, क्योंकि हार्मोनिक मीन इज जस्ट 1/अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ आपको ए माइनस में जी इज इक्वल टू 2, ए माइनस जी इज इक्वल टू 2, और अगला पार्टी लिखा हुआ है जी माइनस में 1/a इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों को घटाओगे तो कहीं मुझे दिख रहा है सर, ऐड कर दो इन दोनों को। अगर आप ऐड करोगे तो जी से जी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐड करते हैं ये हो जाएगा a माइनस में 1/a इज इक्वल टू 2 प्लस में 8/5। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू सोचो, a नीचे आ गया, यहां से a स्क्वायर में आ गया अर्थमेटिक मीन, माइनस में 1 इज इक्वल टू 5 2 10 प्लस में 8 18/5। तो हो गया आपको a स्क्वायर माइनस में 1/a इज इक्वल टू 18/5। ठीक है, तो अगर यहां से 5 की मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 5a स्क्वायर माइनस में 18a माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पे 25 और माइनस करने पे 18, ऐसे 2 नंबर सोचने हैं आपको। ठीक है, ओके, तो देखो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो इससे आसान होगा फिर वो अपना रिलेशन जो है ना उससे मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। ठीक है, तो जो रिलेशन अपन ने फाइंड आउट किया दैट इज आपको अर्थमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू जी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ए और एच को जी के टर्म में रिप्लेस कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ था ए इज इक्वल टू 2 प्लस जी, तो ए की जगह मैं 2 प्लस जी लिख दूं। ठीक है,
अच्छा, हार्मोनिक मीन को अगर देखूंगा तो वो भी जी के टर्म में दिया हुआ है, तो हार्मोनिक मीन को देखूंगा तो जी माइनस में 8/5 है। ओके, जी माइनस में 8/5, तो जी माइनस में 8/5। तो यहां से मैं ज्योमेट्रिक मीन शायद इजीली निकाल सकता हूं अगर आप देखोगे तो 2 प्लस में जी की मल्टीप्लाई से करनी पड़ेगी, तो यहां पे कहीं आपको 2g हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 2a/5, ओके, प्लस में जी स्क्वायर माइनस का, एक मिनट, ये जी एच का टर्म आपको हार्मोनिक मीन जी माइनस में 8/5 होगा ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 8/5 की जगह a/5 लिख दिया, सॉरी, ठीक है, a/5 लिख दिया, 8/5 की जगह 8/5, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई कर रहा था, तो 2g माइनस में 8/5 है ना, तो 8 2 16 ये लिख दिया था, ठीक है, 8 2 16/5 प्लस में जी स्क्वायर माइनस का 8g/5 इज इक्वल टू जी स्क्वायर। तो यहां से देखो जी स्क्वायर से जी स्क्वायर खत्म हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है यहां से जी स्क्वायर से जी स्क्वायर, तो इजीली आप जी निकाल सकते हो यहां से। 2g माइनस में 8g/5 अगर करोगे तो 5 2 10g और 10g माइनस में 8g 2g/5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 16/5। देखो यहां से ध्यान से, ठीक है, 2g माइनस में 8g/5, 5 2 10, 10 माइनस में 2 थी, ठीक है, 5 से 5 कैंसिल होते हैं, g की वैल्यू कहीं आप देखोगे तो कहीं 16/2 4 आ चुका है, g की वैल्यू 4 आते हैं, आप a की वैल्यू निकाल सकते हो, g की वैल्यू इसमें रखो, a माइनस में 4 इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू आपको 6 आ गया। तो जो मेरे दो नंबर्स होंगे अल्फा इज इक्वल टू a प्लस में अंडर द रूट में a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, ठीक है, तो a की वैल्यू बोलो 6 प्लस में अंडर द रूट में 6 का स्क्वायर 36 माइनस में 4 4 16, तो ये हो गया 6 प्लस में 36 माइनस में 16 कितना हुआ, 312 रूट का 20 16, ठीक है, रूट का 20, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 6 माइनस में रूट का 20, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, जस्ट ये रिलेशन को यूज करना था। ओके, चल लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, बोला A1 A2 A3 से लेकर A2N और B, ये A है क्या, हाँ A है, ये सभी AP में है, ठीक है, एंड A और B तो सेम है बट बीच में G1 G2 G3 ये सब GP में है, एंड H इज हार्मोनिक मीन ऑफ A एंड B। आपसे इसका आंसर पूछा है, सुनना, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा तो ये मेरा फर्स्ट टर्म है और ये शायद लास्ट टर्म है क्या, नहीं, A1 और A2N, अगर आप देखोगे A1 प्लस में A2N को मैं लिख देता हूं यहां पे, A1 प्लस में A2N अपॉन में G1 इंटू G2N, ठीक है। अच्छा, अगर आप A1 को देखोगे तो सर ये मेरा कहीं, सुनना, ये सेकेंड टर्म है, मैं लिख देता हूं यहां पे सेकेंड टर्म, ठीक है, और A2N को देखूंगा तो ये लास्ट सेकेंड टर्म है, मतलब पीछे से सेकेंड टर्म है, लास्ट सेकेंड टर्म, ठीक है। अच्छा, और नीचे G1 को देखूंगा तो G1 में मेरा कहीं सेकेंड टर्म है, ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लाई बाई G2N मेरा लास्ट सेकेंड टर्म है, लास्ट सेकेंड टर्म, ओके। अब आपको पता होगा शायद ये बात मैंने प्रॉपर्टी में आपको सिखाया था कि सेकेंड टर्म प्लस में लास्ट सेकेंड कहीं आपको फर्स्ट और लास्ट के बराबर होता है, चूंकि ये एपी में है तो सम के बराबर होता है, और चूंकि वो जीपी में है तो प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब सर आप कहना क्या चाह रहे हो कि सेकेंड और सेकेंड लास्ट फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट के बराबर होगा, मतलब ये A+B लिखा हुआ है, हाँ, तो सर G1 मतलब सेकेंड और सेकेंड लास्ट भी फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर होगा, मतलब AB के बराबर होगा, हाँ, यही तो अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक का प्रॉपर्टी मैंने सिखाया था आपको लास्ट क्लास में कि एपी का प्रॉपर्टी क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम और लास्ट टर्म का सम, सेकेंड टर्म का सम, सेकेंड लास्ट का सम, थर्ड का सम, लास्ट थर्ड का सम, सब बराबर होगा। और जीपी के टाइम क्या सिखाया था, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट, सेकेंड और सेकेंड लास्ट का प्रोडक्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट का प्रोडक्ट सेम होगा। अच्छा, तो अब बच्चे ने देखा सर ये थर्ड टर्म है A2, नाम है A2 लेकिन है थर्ड टर्म, ठीक है, AN-1 A2N के जस्ट पहले थर्ड लास्ट टर्म होगा, ठीक है। तो सर ये भी A+B, ऊपर भी A+B, नीचे भी AB, क्योंकि ये सर थर्ड टर्म है और ये थर्ड लास्ट टर्म है, तो थर्ड और थर्ड लास्ट भी फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा, AB। ऐसे ही करते करते सबसे लास्ट वाला देखो AN कौन है, AN और AN+1 सबसे लास्ट से लास्ट सेकेंड लास्ट टर्म और लास्ट टर्म, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं ए एन और ए प्लस, ये भी ए प्लस बी के बराबर होगा, फर्स्ट और लास्ट के बराबर, ठीक है। ओके, तो G1 और Gn+1 भी अगर आप देखोगे तो कहीं G1 को देखोगे, G1 नहीं, यहां पे Gn है, ठीक है। तो Gn ये दिखा है आपको ए बी, कहानी पकड़ में आई, ठीक है। अच्छा, ओके, अरे एन टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग है और ये एन टर्म फ्रॉम एंड है, ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो आपको फर्स्ट और लास्ट के बराबर होगा। तो अगर आप ऊपर से देखोगे कितने टर्म थे टोटल, टोटल कितने टर्म थे, एन टर्म्स, एन टर्म्स था क्या, नहीं, 2n टर्म्स था, ध्यान से देखो, सॉरी 2n टर्म नहीं, 2n+2 टर्म्स था, ये अपने आप में 2n टर्म और ये 2 टर्म, तो टोटल से 2n+2 टर्म था, ठीक है, टोटल 2n+2 टर्म। लेकिन दो दो का तो अपन ने ऐड कर दिया ना, तो 2n+2 टर्म टोटल था, लेकिन दो दो का अपन ने पेयर बना दिया, अरे a प्लस बी को ले लिया, a प्लस बी मैंने दो दो जन का पेयर बना दिया, तो टोटल मेरे पास ये जो पड़ा हुआ है, ये जो पड़ा हुआ है, ये 2n+1 अपॉन में 2 टर्म्स पड़ा हुआ है, सोचो, अरे मेरे पास टोटल 2n+2 मैंने 2n+1 टर्म्स था, लेकिन मैंने दो दो जन का पेयर ले लिया a प्लस बी, तो मेरे पास डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, मतलब n+1 टर्म है सर, ठीक है। तो अगर ऊपर वाले को देखोगे तो ये हो जाएगा n+1 a प्लस बी, ठीक है, और नीचे वाले को देखोगे तो ए बी हो जाएगा, अरे ए बी का एलसीएम ले लिया तो ए प्लस बी ऐड होगा, कितनी बार ऐड होगा, n+b बार। लेकिन 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 सर चूंकि उसने h की भी बात की है, तो कितने लोगों को समझ में आया, h मतलब सर अगर आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड किया तो ये वाला पार्टी h बनने के लिए रेडी है, 2ab अपॉन में ab, ठीक है। तो ये लिखा है सर n+1/2 और h की मल्टीप्लाई, ये मेरे पास फाइनली आंसर आ गया। ओके ओके, तो आज का क्लास फाइनल करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्लास में अपन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन एचएम, एएम ग्रेटर देन जीएम ग्रेटर देन एचएम के क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस सीरीज करेंगे, सीक्वेंस सीरीज फाइनल हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास थोड़ा छोटा था और इसमें अच्छा इसमें एक गलती हो गया, देखो ये 2ab, ये आपको कौन बताएगा, बाप तो देख नहीं रहे हो, मेरे को सुन नहीं रहे हो लाइव, नहीं तो आप ही बता देते। ये इसको पलट के h होगा ना, मतलब 2ab यहां से लोगे, a प्लस बी, मैंने ये लिखा है 2n+1, तो n+1 है ही, और नीचे आप देखोगे तो 2ab अपॉन में a प्लस बी h हो चुका होगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। हार्मोनिक प्रोग्रेशन मैंने फाइनल कर दिया, हार्मोनिक मीन मैंने फाइनल कर दिया, और एजीपी भी आपको समझा दिया कि एजीपी के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और कोर्स को ऑनेस्टली फॉलो करना, और सिर्फ क्लासेस को नहीं देखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, क्लासेस देखने के अलावा आपको खुद से बैठ के सारे चैप्टर्स के, जो अगर मेरे ग्रुप में इनरोल हो तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, ये 2 एक्सरसाइज जरूर सॉल्व कर लेना ऑनेस्टली, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, सॉल्यूशन से आप समझ लेना, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप डाउट वाला सेक्शन है, आप उसमें भी जाके ग्रुप में अगर फोटो लेके आप सेंड करते हो तो फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन से समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2 जरूर सॉल्व करना, और WBJEE क्या ज्यादा नहीं, 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन, 5 इयर्स का PYQs आप जरूर करना, साथ में जेई का भी 5, जेई का प्रिपरेशन तो कर ही रहोगे ना, तो जेई का भी 5 ईयर का PYQ जरूर करना, इतना एनफ होगा किसी चैप्टर के लिए। अगर इतना कर गए आप, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज, अगर मिनिमम बात करूं, मिनिमम कोई बच्चा मिनिमम करना चाहता है क्लास के अलावा, ये हो गया मैक्सिमम, ठीक है। मिनिमम करना चाहते हो तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 कर लेना, एक्सरसाइज 1 तो कंपलसरी है करना, स्टडी मटेरियल्स अगर है आपके पास तो एक्सरसाइज 1 इज कंपलसरी, और WBJEE का PYQs कंपलसरी, ये आपका बोनस होगा कि अगर आप एक्सरसाइज 2 कर लेते हो और जेई के PYQs, तो ये फॉर बोनस होगा WBJEE में, इससे आप और अपना प्रैक्टिस इंक्रीज कर लोगे। लेकिन ये 2 कंपलसरी है, ये करना ही करना है क्लास देखने के अलावा, ठीक है। सिर्फ क्लास करोगे ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, साथ में आपको ये करना पड़ेगा, तब जाके आप हर चैप्टर का, क्योंकि आपको खुद से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं यहाँ पे तो साथ में कर रहा हूं ना, तो आपको क्लिक कर रहा है, लेकिन जब खुद से बैठोगे तब पता चलेगा हाँ कहाँ मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ मैं फॉर्मूला नहीं समझ पा रहा हूँ, कौन सा स्टेप मैं मिस कर रहा हूँ, कहाँ गलती कर रहा हूँ। कैलकुलेशन भी फास्ट करना होगा आपको, जो आपको प्रैक्टिस करके ही होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथ्स स्पेशली, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू ऑल ऑफ यू।